पिछले टर्म पर हमने पढ़ा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एटॉमिक नंबर 100 से अधिक वाले तत्वों के IUPAC नाम किस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसके बाद में छोटी छोटी कई सारी बातें हम ध्यान में करते हैं। जैसे इसमें है मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। अब हमने पढ़ा है कि कोई भी तत्व जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसमें उतने ही अधिक धात्विक गुण होते हैं या वह उतनी ही अच्छी धातु होती है। तो जितनी शीघ्रता से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसीलिए और जितनी कठिनाई के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मुख्य रूप से हम बन कहें, तो वह नॉन मेटल या अधातु कहलाता है। और दोनों प्रकार के गुण जिन धातुओं में होते हैं वह उपधातु कहलाती हैं। तो हमने लिखा इसमें वह तत्व जो जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उसमें उतने ही अधिक धात्विक गुण उपस्थित होते हैं। धातुओं में आघातवर्धनीयता, यानी उनको अगर पीटा जाए तो उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, और तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब उन्हें अगर खींचा जाए तो उनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाया जा सकता है। आवर्त सारणी में धातुओं को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बाएं भाग में रखा गया है, जैसे अपन कहें S ब्लॉक और D ब्लॉक। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो सामर्थ्य है वो कम होती जाती है। और यदि हम वर्ग की बात करें, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। यानी कि वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो सामर्थ्य है वो बढ़ेगी, जिसके कारण से धात्विक गुणों में वृद्धि होगी। सामान्य ताप पर सभी धातुओं क्या हैं? ठोस हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो पारा है, मरकरी जिसे कहते हैं, वो एक ऐसे ही मेटल है जो कि सामान्य ताप पर क्या होती है? लिक्विड होती है। तो इसलिए पारा जो है क्या है? लिक्विड है। अधातुएं यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हें आवर्त सारणी में दाईं तरफ राइट हैंड साइड में रखा गया है। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये जितनी भी गैसेज हैं वो इन अधातुओं के अंतर्गत आती हैं। और ऐसे तत्व जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे अपन कह दें जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हम मेटल, नॉन मेटल हैं और ये जो उपधातु है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो मुख्य बात है वह है परमाणु त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या, या अपन कहते हैं एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। एटॉमिक रेडियस, रेडियस का मतलब क्या हो गया कि केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी है वह कहलाती है रेडियस। इसी प्रकार से यह जो एटम है उसमें नाभिक से वाहितम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसे हम जनरली किस शब्द से प्रयोग करते हैं? एटॉमिक रेडियस से निरूपित करते हैं। तो परमाणु में नाभिक और वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना? यानी इसको कोवलेंट रेडियस भी बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, या फिर परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसका मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, हमेशा आवर्त में लेफ्ट से राइट चलेंगे, और जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे चलेंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसके मान में वृद्धि होती है। अब इसको हम इस प्रकार से एक बार दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु है हमने पढ़ा है कि उसका स्थायित्व नहीं है, वह स्थायी अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए उसकी जो रेडियस है उसको ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक अणु लेते हैं, क्योंकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणुओं में दोनों जो नाभिक हैं उनके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं और उसका हम आधा कर देते हैं, तो वह कहलाती है उसकी
परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। फिर तो इस प्रकार से हमने ये एक अणु बना दिया, जैसे हाइड्रोजन का बना दिया मान लीजिए, तो ये हो गया, और इसका एक नाभिक हाइड्रोजन का ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी हो गई, ये कहलाती है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसका अपन ने आधा कर दिया तो वह कहलाएगी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मान लिया RA है और ये मान लिया RB है, तो दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है नाभिकों की वो कहलाएगी RA प्लस RB, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, RA प्लस RB अपॉन 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गई। अब जैसे क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 1.98 एंगस्ट्रम, अपॉन 2 करेंगे तो 0.99 एंगस्ट्रम, ये इसकी परमाणु त्रिज्या आ जाएगी। तो क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या वो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब परमाणु के बाद में हम आयनिक त्रिज्या पर बात करते हैं। अब आयन कब बनता है, कोई भी आयन का मतलब हो गया कि यदि किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, गेन किया है या डोनेट किया है, तो उस परिस्थिति में वह क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनायन, और जो ग्रहण करता है वह ऋणायन कहलाता है। ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में परिभाषा वही रहने वाली है कि नाभिक से बाह्यतम कोश के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, लेकिन वह आयन में होगी, वहां पर परमाणु में और यहाँ आयन में है। तो इसलिए अपन ने लिखा कि आयन में नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है, आयनिक रेडियस। ठीक है। अब यदि मान लीजिए हमने अभी बताया कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह क्या हो गया, धनायन। जैसे अपन कहें कि भाई कोई किसी को पैसे उधार दे रहा है तो वह क्या कहलाएगा, धनी व्यक्ति। और जो व्यक्ति उससे पैसे ले रहा है तो वह क्या कहलाएगा, उसका ऋणी हो गया, तो वह क्या कहलाएगा, ऋणी व्यक्ति। ठीक है ना, उस पर उसका ऋण है, तो इसलिए वह कहलाएगा धनायन। और जब कोई ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन तो वह कहलाता है, वह ऋणायन कहलाएगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन कहलाएगा। अब धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाभिक का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रॉनों पर अधिक कार्य करता है, जिसके कारण से उसका आकार छोटा हो जाता है। और ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। यहाँ पर नाभिक का अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण से उसका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे हम कहें Na+ है और Na है, तो Na क्या हो गया, परमाणु, और Na+ क्या हो गया, सोडियम धनायन। ठीक है ना, Na+ सोडियम का धनायन। इसी प्रकार से Cl- Cl यानी क्लोरीन का ऋणायन, यानी इसको क्लोराइड कहेंगे अपन, और ये क्लोरीन का परमाणु हो गया Cl। तो Cl का जो आकार है वो Cl- से क्या होगा, छोटा, या अपन कहें कि ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा, तो Cl- का आकार तो हो गया बड़ा, लेकिन Na+ का आकार क्या होगा, छोटा होगा उदासीन परमाणु से। और यदि हम बात करें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा कोई भी त्यागेगा उसका आकार उतना ही छोटा होता चला जाएगा। जैसे हम बात करें कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 2 ग्रहण कर लिए, तो कितने हो गए, 10। Na के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, लेकिन इसने 1 दे दिया है, तो कितने रह गए, 10। मैग्नीशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12, लेकिन इसने 2 दे दिए, तो कितने रह गए, 10। एल्यूमिनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, लेकिन 3 दे दिए, तो क्या रह गए, 10। तो इस प्रकार से कैसे हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, तो यदि हम इनके आकार की बात करें तो ऋणायन का आकार बड़ा, तो O2- का आकार बड़ा, Na+ का उससे छोटा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसका आकार और भी छोटा, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसका आकार और भी छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम आयनिक त्रिज्या के बारे में हम बात बता सकते हैं, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात बता सकते हैं, और जो मेटल है, नॉन मेटल है, वह किस प्रकार से होंगे इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब इसके बाद में जो अगली बात है, जो मेन चीज़ है इसमें पाठ में पढ़ने वाले हैं, वो है आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन विभव भी बोल देते हैं उसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बारे में अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे।